हेलो, दिस इज नीरव चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपकी इस वीडियो का आंसर देने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और कॉमेंट्स लाइक के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज हम एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं, 750 सब्सक्राइबर और 100 लाइक्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक की प्राइस में इतना कुछ दिखा नहीं है। स्टॉक अगेन प्रेशर के अंदर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का नेगेटिव है और हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी ने प्रोविजन अनाउंस किए और लॉस बुक किए। पिछले 2 क्वार्टर से 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहे, अदरवाइज इतना कुछ अट्रैक्टिव है नहीं। फिर ये क्वेश्चन है जो क्या ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। इसका रिटेल इन्वेस्टर हम और आपके तरह जो इन्वेस्टर है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चलो इसको समझने के लिए मैं आपको मेरे साथ पास्ट में लेके जाता हूँ। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये कंपनी की डीएनए है। डीएनए यानी कि कंपनी की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जब तक कंपनी के बिजनेस को समझोगे नहीं, कंपनी क्या करना चाहती है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, विजन क्या है, तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट आपका। 10 साल सिटी बैंक के अंदर काम करने के बाद मिस्टर वी वैद्यनाथन ने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया 2000 के अंदर। 2000 से 2008 तक 8-9 तक वो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बने रहे। सब लोगों को पता है कि मिस्टर वी वैद्यनाथन ने वहाँ पे रिटेल बैंकिंग के लिए क्या किया। पूरा मार्केट क्रेडिट देता है मिस्टर वी वैद्यनाथन को उनके इस अकॉम्प्लिशमेंट के लिए। वहाँ पे उन्होंने 1400 से भी ज़्यादा अपने ब्रांचेस बनाए आईसीआईसीआई बैंक के और 1,35,000 करोड़ का पूरा रिटेल का बुक बनाया। आईसीआईसीआई बैंक का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रिटेल बैंकिंग के अंदर, सबको पता है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर वी वैद्यनाथन को। उसके बाद 1-2 साल आईडीएफसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एमडी के बाद उन्होंने 2010 के अंदर एक लैंडिंग कंपनी ज्वाइन की। जो लैंडिंग कंपनी 2008 के अंदर 30 करोड़ का लॉस बुक किया था, 2009 के अंदर 32 करोड़ का लॉस बुक किया था। उस कंपनी के अंदर उन्होंने प्राइवेट स्टॉक खरीदा। 2010 से 2018 तक यानी कि जो ये 8 साल का टाइम था, वहाँ पे उन्होंने लॉस मेकिंग एंटिटी को बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल फर्स्ट की। 100 करोड़ से जो लोन बुक रुका हुआ था उसको 32,000 करोड़ तक लेके गए। जो उनका पैड था यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 30 करोड़ के लॉस से 300 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ये लेके गए मिस्टर वी वैद्यनाथन। कैपिटल फर्स्ट की सक्सेस स्टोरी सबको पता है। उनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो भी 10 गुना बढ़ गए थे। लेकिन अगेन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था उनके लिए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अभी जो वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशन से कर रहे थे, वो अराउंड 14% के आसपास बोरोइंग आ रही थी। उनको वो लैंड कर रहे थे 20% के आसपास। यहाँ पे मार्जिन वो अच्छे रख रहे थे, लेकिन उनकी जो बोरोइंग थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। जो उनको एक्सपांड करने के लिए, रिटेल सेगमेंट को बढ़ाने के लिए थोड़े से इशू आ रहे थे। उनको चाहिए था बैंकिंग लाइसेंस ताकि उनके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो ड्रास्टिकली नीचे आ जाए। लेकिन अगर आपको पता है इंडिया के अंदर आरबीआई के स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बैंकिंग लाइसेंस किसी को देते नहीं, तो वो एक ऐसी सोच में थे, ऐसी सर्च कर रहे थे ऐसी एंटिटी की कि जो उनको एक बैंकिंग लाइसेंस दे दे और उनके साथ वो मर्ज करके इसको एक्सपांड कर सके। पैरेलल एक दूसरा डेवलपमेंट भी हो रहा था 2015 के अंदर। आईडीएफसी लिमिटेड से आईडीएफसी बैंक अलग हुआ और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेंडिंग के लिए उन्होंने अपना बैंक स्टार्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर लोन दे रहे थे और होलसेल के अंदर वो लोन दे रहे थे, इसलिए उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो बहुत ही कम था, 1.5-1.7% था। और जो नंबर ऑफ स्ट्रेस अकाउंट थे वो वहाँ पे ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि अगर 1-2 अकाउंट भी वहाँ पे अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनका कॉस्ट बहुत होता है, क्योंकि बड़ी अमाउंट में उन्होंने लोन लिया होता है। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया रिटेल के अंदर उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया। लेकिन अगेन वहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ढेर सारा कंपटीशन था। रिटेल को डेवलप करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है और एफर्ट्स लगते हैं। आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, ब्रांचेस बनाते हो, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिवॉर्ड्स देते। तो मिस्टर लाल जो उनके एमडी थे उनको ये चीज़ पता थी, तो वो सोच रहे थे कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो मेरे अंदर मर्ज होती है और उसका रिटेल पोर्टफोलियो अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है तो मेरी बुक पूरी कंप्लीट डाइवर्सिफाई हो जाएंगी। तो 2018 के अंदर ये दो एंटिटी, कैपिटल फर्स्ट जिसके पास पूरा रिटेल पोर्टफोलियो था और आईडीएफसी बैंक जिसके पास पूरा होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक था, ये दोनों मर्ज हो जाता है। अब होता क्या है, मर्जर के बाद आईडीएफसी बैंक का 72,000 करोड़ का लोन बुक जो सब होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक है, और कैपिटल फर्स्ट का 30,000 करोड़ का बुक जो पूरा कंप्लीट रिटेल है, ये बन जाता है 1 लाख करोड़ का।
अब ये 1 लाख करोड़ की जो लेगेसी का अकाउंट बना, पूरा लोन बना, इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो अकाउंट थे, नंबर ऑफ अकाउंट थे, वो बहुत सारे डिफॉल्ट या स्ट्रेस में थे। इसलिए आज आप जो देखते हो, पूरे उनके इशू देखते हो कि भाई आईडीएफसी ने प्रोविजन रखा, ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनके जो बुक्स बने उसमें नंबर ऑफ स्ट्रेस अकाउंट ऑलरेडी, ये लेगेसी इशू यानी कि कंपनी के साथ पास्ट से आए हैं। तो मिस्टर वी वैद्यनाथन जी नीट एंड क्लीन है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जितने भी ऐसे स्ट्रेस अकाउंट है उन्हें पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं और क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई ये हमारे स्ट्रेस अकाउंट है, लेगेसी इशू है, इसके लिए हम प्रोविजन रख रहे हैं। तो अपफ्रंट वो आके उसको प्रोविजन रख रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि जब तक आप अपनी बुक को नीट एंड क्लीन नहीं करते तब तक आप आगे नहीं जा सकते। चलिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि बैंक कैसे बना और बैंक के डीएनए क्या है। और बैंक के जो मेन 2 इशू है वो है एनपीए और उसका प्रॉफिट मार्जिन। ये 2 जब तक अच्छे नहीं हो कि ये बैंक मल्टीबैगर नहीं बन सकता या फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि यार इससे आप कैसे लड़ सकते हो। तो पहली चीज़, आपको अगर एनपीए कम करने तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लोन है उनको आपको जीरो करना पड़ेगा। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, लोन ही नहीं रहेगा तो वहां से एनपीए होने के चांसेस जीरो है। उसके बाद आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत कम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम क्यों है? क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हो, कॉर्पोरेट से पैसा लेते हो, कॉर्पोरेट डिपॉजिट होती है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं, तो आपके जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको सिंपल फोकस करना है कासा के ऊपर, करंट एंड सेविंग अकाउंट। हमारे आपके तरह लोगों के रिटेल के आप सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे 3-4% पे आपको पैसा मिल जाता है। आपको अगर कम पैसे में, कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है तो आप लैंडिंग कर सकते हो रिटेल के अंदर, और रिटेल के अंदर ज़्यादा फोकस करते हो और आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। और थर्ड थिंग, आपके जो लेगेसी इशू है उसका प्रोविजन रखते जाइए हर एक क्वार्टर के अंदर। हो सकता है आने वाले 1-2 साल तक, 3-4-5-6 क्वार्टर तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दिखेंगे, प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लेकिन एक बार आपका बुक एकदम क्लीन हो जाएगा फिर आप अच्छे नंबर दिखा सकते हो। और रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को भी एक भरोसा रह जाएगा कि भाई इनके पास एक क्लियर नीट एंड क्लीन बुक है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम पॉइंट वाइज एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स लोन के बारे में। मैं आपके फिगर्स आपके सामने रख देता हूँ। जब मर्जर हो गया 2018 के अंदर, 22,700 करोड़ का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स का लोन था और स्ट्रेस अकाउंट थे। आप देखिए हर एक क्वार्टर के अंदर उन्होंने धीरे धीरे करते गए और 2020 जून के अंदर 13,000 करोड़ तक ये डिग्रो करके इस वैल्यू को लेके आए। 7,000 करोड़ का टोटल वैल्यू में डिग्रो किया है, जो बहुत ही अच्छा है। हमको अभी मॉनिटर करना है ये जो फिगर है ना, हर क्वार्टर कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, और हर क्वार्टर कम होनी चाहिए। और जैसे ये जीरो हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन जीरो हो जाएंगी। ये जैसे जीरो हो जाएंगे हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एनपीए के लिए हम चैन की नींद ले सकते हैं ये अगर जीरो हो जाता है तो। इसके बाद बात करते हैं हम होलसेल बुक की। होलसेल बुक अगेन आपके सामने मैं रख देता हूँ। 56,000 करोड़ का पूरा होलसेल बुक था। आप फिगर देखिए, हर एक क्वार्टर के अंदर वो उसको डिग्रो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं होलसेल बुक को। और अभी आप जून के अंदर देखोगे ना, 37,000 के आसपास इनका पूरा ये होलसेल का बुक है, जो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक इसके लिए मैनेजमेंट को थम्स अप है मेरी तरफ से। चलिए अब बात करते हैं रिटेल बुक की। जब मर्जर हुआ तब उनका टोटल लोन बुक में से रिटेल का पार्ट था 36,000 करोड़। हर एक क्वार्टर के अंदर आप देखोगे अराउंड 4,000 करोड़ वो ऐड करते गए हैं, और जून 20 के अंदर 56,000 करोड़ का रिटेल पोर्टफोलियो उन्होंने डेवलप कर दिया है। आप टॉप लाइन देखोगे ना, उनकी लोन बुक वहाँ पे स्टेबल है, वो 1 लाख करोड़ के आसपास स्टेबल है उनकी पूरी लोन बुक। क्योंकि क्या कर रहे हैं वो, हर एक क्वार्टर के अंदर 4,000 करोड़ होलसेल बुक और इंफ्रास्ट्रक्चर से कम कर रहे और रिटेल में 4,000 करोड़ बढ़ा रहे। इसलिए आपको टोटल टॉप लाइन में 1 लाख करोड़ स्टेबल दिखेंगे, लेकिन इनसाइड लोन बुक ये पूरा चेंज हो रहा है। रिटेल बढ़ रहा है 4-4 हजार करोड़ और होलसेल इंफ्रास्ट्रक्चर 4-4 हजार करोड़ कम हो रहा है। अब मैं आपके सामने एक कासा के फिगर रखना चाहूंगा। आप देखिए कासा डिपॉजिट, जब डीमर्जर हुआ ना तो कासा की डिपॉजिट थी, यानी कि करंट एंड सेविंग अकाउंट, वो 5,000 करोड़ के आसपास थी। वो अब हर क्वार्टर के बाद अभी जून 20 के अंदर वो अराउंड 23,000 करोड़ तक पहुंच गए। आप ग्रोथ देखिए ईयर ऑन ईयर 145% ग्रोथ एंड क्वार्टर 14% ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखा है। अब रिटेल और
कासा इतना बड़ा है तो डेफिनेटली उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो बेहतर होने ही वाले। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैं आपके सामने रख देता हूँ। इनके जो प्रॉफिट मार्जिन जो उनके लिए एक मेन पेन पॉइंट था, आप देखिए कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आ रहा है, अराउंड 4.53% तक इन्होंने अचीव कर लिया है। ये फिगर बहुत ही बढ़िया है। आप बड़े से बड़े बैंक देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उनके भी इतने अच्छे नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं रहते जो इन्होंने इतने कम टाइम के अंदर 1.5 साल के अंदर हासिल कर दिए। बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपके सामने उनके जो पूरा क्लासिफिकेशन है उनके जो लोन का, वो मैं आपको रखता हूँ। जब ये लोन ये मर्जर हुआ, मर्जर के पहले प्री मर्जर आपके रिटेल जो पोर्टफोलियो था वो 13% था, आफ्टर मर्जर 35% था। उसके बाद मर्जर के बाद हर एक क्वार्टर के अंदर देखिए आप फिगर्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही रिटेल की। 35 से 37 हुआ रिटेल, 37 से 40% रिटेल हुआ, फिर 54 हुआ, अभी 54 एज ऑन डेट जून 20, ये 54% टोटल रिटेल है और 46% उनका होलसेल है। अभी इसको कंपनी ने ऐसा गाइडेंस दिया कि वो 54 को 70% तक लेके जाना चाहती है और 70% होने के बाद होलसेल में वो वहाँ ही लैंड करेंगे जिनका कॉर्पोरेट रिकॉर्ड अच्छा है, वैसी कंपनी को ही वो लोन देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है स्ट्रेस अकाउंट। उनके जो स्ट्रेस अकाउंट है जहाँ पे वो एनपीए हर क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लेयर करते हैं, वो फिगर मैं आपके सामने रखता हूँ। रेड बार के अंदर जो लिखा है वो उनके स्ट्रेस्ड अमाउंट है। उनको लगता है कि ये इतना अमाउंट हमारा डिफॉल्ट हो सकता है, एनपी हो सकते हैं। तो मार्च 19 में देखेंगे ना, 4,138 करोड़ उनकी टोटल स्ट्रेस अमाउंट थी। वो आप देखोगे ना तो हर क्वार्टर वो धीरे 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 करते कम हो जाती है क्योंकि वो हैप्टी प्रोविजन रख रहे हैं। आप देखिए हर एक क्वार्टर व्हाइट बार के अंदर आपको जो फिगर दिख रही है, हर एक क्वार्टर के अंदर वो प्रोविजन रखते जा रहे हैं। इसकी वजह से उनके जो फिगर्स है ना वो धीरे 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 कम आ रहे हैं। इसके अंदर ये जो आपको लास्ट में जून 20 के अंदर जो फिगर दिख रही है 3,195 करोड़, इसके अलावा एक आइडिया वोडाफोन का टेलीकॉम का एक बड़ा अकाउंट है जो हो सकता है स्ट्रेस 3,200 करोड़ के आसपास उसकी फिगर्स है। उसमें से उन्होंने ऑलरेडी 2,000 करोड़ का प्रोविजन लेके रखा है, लेकिन अभी उनका पेमेंट प्रॉपरली आ रहा है आइडिया वोडाफोन से, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 50% का प्रोविजन लेके चले। ग्रोस एनपीओ और नेट एनपीओ की अगर बात करते हैं हम, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। 2.66 से कंटिन्यूसली वो इंप्रूव करते आ रहे हैं और अभी 1.99% पे ग्रोस एनपीए और उनके नेट एनपीए की फिगर है 0.51%। 1.35 से लेके इंप्रूवमेंट करके अभी वो 0.51 पर आ गए। अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करता हूँ तो बैंक ने जो गाइडेंस दिया था मर्जर के टाइम कि हम आने वाले 4-5 साल में क्या करने वाले और हम क्या करना चाहते, बैंक ऑन द ट्रैक है, राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। और मैंने जो अभी एनालिसिस किए 4-5 पॉइंट्स, आप उसको मॉनिटर करिए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ मिस्टर वी वैद्यनाथन जी के ऊपर काफ़ी बिलीव करता हूँ। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये बैंक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और होलसेल बुक को कंट्रोल करके रिटेल पोर्टफोलियो को अगर बढ़ाती है इसी स्पीड से 1.5 साल तक जितना ग्रो उन्होंने दिखाया, अगर यही ग्रो वो कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली रिटर्न ऑन इक्विटी अभी जो नेगेटिव है वो डेफिनेटली 13 to 15% आप 2-3-4 साल के अंदर अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो कि 1-2 साल के लिए, तो ये बैंक आपके लिए नहीं। आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है अगर, तब ही जाके आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में अगर और एनपी आ सकते हैं और स्ट्रेस अकाउंट्स आ सकते हैं तो प्रोविजन बैंक को रखना पड़ेगा और प्रॉफिट इतना अच्छा दिखा नहीं पाएंगे बैंक। तो 1-2 साल के रेकमेंडेड नहीं है स्टॉक, लंबा खेलना है तो इसके अंदर आप आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है और पूरा कहानी उसके अंदर और टेक्निकली भी है, तो उसको ध्यान से सुनिए और 1-2 बार हो सकता है तो देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जो फिगर आपको लगती है कि ये फिगर में क्या चेंजेस आने चाहिए, वो क्या आ रहे, वो आप अपने हिसाब से बैठ के सोचिए और रिजल्ट्स भी देखिए बैंक के कि कैसे उसके प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे। ये सब देखने वाली बात है। आगे जाके अच्छा करेगी नहीं करेंगी आप खुद बैठ के भी देख सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन इस बैंक के रिलेटेड, अदर चैनल रिलेटेड, कोई स्टॉक के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे इसको आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।